इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्रेड्स क्या होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि नोड.जेएस सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है। जैसे कि हमारा ये एक प्रोसेस है, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन लिया है, यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर है या कोई भी ब्राउजर है, तो कोई भी एक प्रोसेस है। तो हमने ये सीखा है कि एक प्रोसेस जो है एक टाइम पर एक ही कोर के अंदर एग्जीक्यूट हो सकता है। मैं अगर इसका ड्राइंग बड़ा कर दूं या अपने इस ब्राउजर का ही आइकन छोटा कर देता हूं, तो हमने ये देखा है कि एक प्रोसेस एक कोर में एक ही बार में एग्जीक्यूट हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों में एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एक प्रोसेस एक ही कोर में एग्जीक्यूट हो सकता है, ये एकदम पक्की बात है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस दो कोर्स में एग्जीक्यूट हो सकता है। एक प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन हम एक प्रोसेस के अंदर अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड प्रोसेस के अंदर ही, जैसे अगर मान लो कि क्रोम में एक टैब में, ये मान लो कि हमारा क्रोम ब्राउजर है या एज ब्राउजर है, एक टैब में हम यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, दूसरे टैब में हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो या कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमारा दो काम हो रहा है। अब जो क्रोम है वो एक प्रोसेस है। हालांकि हमने देखा था कि क्रोम कई सारे प्रोसेस जनरेट करता है, कई सारे प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो हो सकता है एक प्रोसेस से वो डाउनलोड करवा रहा हो, एक प्रोसेस से हम वीडियो देख रहे हो, लेकिन ये दोनों काम करने के लिए हमें नया प्रोसेस क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है। हम एक थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं और हम दोनों काम को पैरेलली करवा सकते हैं दोनों कोर्स में। कैसे? हम ऐसे दोनों काम को अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। ये एक थ्रेड हो जाएगा और ये दूसरा थ्रेड हो जाएगा। जैसे कि ये मान लो डाउनलोडिंग वाला थ्रेड है, ये यूट्यूब वीडियो देखने वाला थ्रेड है, तो ये इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा दोनों काम हो जाएगा एक ही प्रोसेस में। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अलग अलग प्रोसेसेस ही क्यों नहीं क्रिएट कर लेते हैं, हम दो अलग अलग प्रोसेस क्रिएट कर लें, उससे दोनों हमारा काम हो जाएगा। तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, प्रोसेस को रन करने में एक टर्म तो मैं बताना भूल ही गया। प्रोसेस को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला प्रोसेस को कहा जाता है स्पॉन करना। जब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस को स्पॉन करना। अगर हम यहाँ पे सर्च करें SPAWNING स्पॉनिंग ए प्रोसेस, मीनिंग स्पॉनिंग ए प्रोसेस का क्या मतलब है? तो व्हेन अ पेरेंट प्रोसेस स्टार्ट्स और ट्रिगर्स ए चाइल्ड प्रोसेस, जब एक पेरेंट प्रोसेस स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने को हम स्पॉन बोलते हैं, प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में स्पॉन बोलते हैं। तो वही तो प्रोसेस को स्पॉन करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा टाइम लगता है प्रोसेस को स्पॉन करने में। थ्रेड को स्पॉन करने में, यानी कि थ्रेड को स्टार्ट करने में कम टाइम लगता है। कम टाइम क्यों लगता है? क्योंकि जो प्रोसेस होता है उसका अपना खुद का एक मेमोरी स्पेस होता है, वो खुद का एक रैम से कुछ मेमोरी लेगा, फिर वो स्टार्ट होगा। लेकिन जो थ्रेड होता है वो इसी की मेमोरी, मान लो इसकी कोई मेमोरी थी, मैं इसकी मेमोरी को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये ब्लू कलर का फिल। तो हम मान लेते हैं कि ये इस प्रोसेस की कोई मेमोरी थी, तो ये जो थ्रेड है, ये दोनों थ्रेड इसी की मेमोरी से अपना मेमोरी ले लेंगे, नया मेमोरी नहीं क्रिएट करेंगे। और भी रिसोर्सेस, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस प्रोसेस यूज करता है जो कि थ्रेड नहीं यूज करता है। थ्रेड बहुत ही फास्ट, थ्रेड को स्पॉन करना या फिर थ्रेड को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा फास्ट होता है, और एक प्रोसेस को स्टार्ट करना काफी स्लो होता है। ये 10 से 15 गुना या 7-8 गुना फास्ट हो सकता है, कई बार 10 गुना से ज्यादा फास्ट हो जाता है ये। तो इसीलिए हमें जब भी पॉसिबल हो, जब भी जरूरत ना हो, तो हमें केवल थ्रेड स्टार्ट करके एक्स्ट्रा काम करवाना चाहिए। यहाँ पर जैसे ये कोई काम, मान लो डाउनलोडिंग का काम था जो हमारा, वो 10 सेकेंड्स का काम था, और यूट्यूब वीडियो देखने का काम भी 10 सेकेंड्स का काम था। तो जब तक हमारा केवल सिंगल प्रोसेस था, ये दोनों चीजें नहीं थी जब, तो हमारा यही मेन प्रोसेस था, वही जाता यहाँ पर जाके डाउनलोड करवाता 10 सेकेंड तक, है ना, डाउनलोड हो जाता, फिर उसके बाद ही हम वीडियो देख सकते थे, चाहे वो डाउनलोडेड वीडियो नहीं, कोई दूसरा वीडियो देखना था यूट्यूब से। तो अब कोई जरूरी नहीं कि ये दूसरे में जाके वीडियो देखे, ये उसी प्रोसेस में ये दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर सकता है। जब हम दो थ्रेड्स क्रिएट कर लेते हैं, तो एक में ये वीडियो डाउनलोड कर सकता है
वीडियो डाउनलोड होता रहेगा, साथ ही साथ ये हमें वीडियो भी दिखा सकता है दूसरे प्रोसेस में जाके, दूसरे कोर में जाके। तो ये थ्रेड का इस तरह से यूज कर सकता है एक प्रोसेस। थ्रेड को एक प्रोसेस स्टार्ट करता है और थ्रेड को एक प्रोसेस ही यूज करता है। इसको हम अभी देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि हमारे पास 2 टास्क है, 2 काम है, लेकिन हमारे पास जो सीपीयू है उसके अंदर एक ही कोर है, उसके अंदर 2 कोर नहीं है। तब इस केस में क्या थ्रेड्स क्रिएट करना सही है? तो आप सोच के बताइए। इस केस में हमारे पास 2 काम हैं, एक यूट्यूब वीडियो देखना और एक ये डाउनलोड करना, क्या बोलते हैं, वीडियो डाउनलोड करना या कोई फाइल डाउनलोड करना। तो इस केस में क्या थ्रेड क्रिएट करने से अलग अलग कोई फायदा होगा? तो इससे ये फायदा होगा कि हमारा दोनों काम एक ही साथ में हो पाएगा। हालांकि हमें उसका दोगुना टाइम लगेगा। जैसे जब दोनों थ्रेड था, दोनों कोर था, तब ये काम एक एक थ्रेड कर ले रहा था और 10 सेकंड का ये काम था, 10 सेकंड का ये काम था। तो ये दोनों काम हमारा 10 सेकंड में कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 काम करने वाले हैं तो 10 सेकंड में दोनों काम कंप्लीट हो गया। लेकिन जब एक ही थ्रेड रहेगा तो अगर हम कुछ नहीं क्रिएट करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस ही डालते हैं यहाँ पे, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? तब या तो पहले पूरा वीडियो जो हमें देखना है 10 सेकंड का वो लोड हो जाएगा, जैसे बफर होता है मान लो, तो 10 सेकंड का वीडियो या तो लोड होगा पहले, या तो मान लो डाउनलोड हो रहा है तो पहले पूरी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में हमारा वीडियो लोड होगा। तो यहाँ पर ये ड्रॉबैक है कि जब तक वीडियो लोड हो रहा है तब तक हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं कोई फाइल, जब तक कोई, या फिर अगर कोई फाइल डाउनलोड हो रही है तो हम वीडियो नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब हम थ्रेड्स क्रिएट कर लेंगे तो दोनों चीज साथ में होने लगेगा। लेकिन दोनों का टाइम 20 सेकंड ही मिला के होगा। जैसे इस केस में भी 10 सेकंड लगेगा पूरा फाइल डाउनलोड होने में, उसके बाद 10 सेकंड लगेगा वीडियो बफर होके लोड होने में, ताकि हम देख पाए। तो 10-20 सेकंड हो गया। ऐसा जब करेंगे, जब थ्रेड्स बना लेंगे, तब भी 20 सेकंड ही लगेगा, लगभग 20 सेकंड ही लगेगा। लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा बफर हो जाएगा 1 सेकंड का, 1 सेकंड का बफर हो गया, ये 1 MB डाउनलोड कर लेगा, तो हम 1 सेकंड देख पाएंगे। फिर वो 1 MB डाउनलोड होगा और 1 सेकंड का हम देख पाएंगे। ये एक थ्रेड थोड़ा सा वीडियो जाके बफर कर लेगा या फाइल थोड़ी कुछ MB डाउनलोड कर लेगा, फिर ये थ्रेड जाके थोड़ा सा वीडियो बफर कर देगा, वीडियो थोड़ा सा 1-2 सेकंड का लोड कर देगा, फिर हम उसको देख पाएंगे। जब तक उसको देखेंगे 1-2 सेकंड का, तब तक फिर ये कुछ फाइल डाउनलोड कर देगा। ऐसे करते करते 10 सेकंड में हमारी आधी फाइल लोड हो जाएगी और हमारा आधा वीडियो लोड हो जाएगा। अब ये वीडियो मान लो 5 मिनट का अगर वीडियो था, तो 2.5 मिनट का वीडियो 10 सेकंड में लोड हो गया। तो हम यहाँ पे वीडियो भी देख पा रहे हैं और फाइल भी डाउनलोड कर पा रहे हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग का ये फायदा होता है। अगर सिंगल कोर है तब भी फायदा होगा, लेकिन टाइम का फायदा नहीं मिलेगा। यूजर को यूज करने में एक अटका नहीं पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि वीडियो जब तक 10 सेकंड तक पूरा, मान लो 2.5 मिनट का वीडियो था तो 10 सेकंड तक पूरा वीडियो लोड होगा, उसके बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं होगा, वीडियो भी लोड होगा, डाउनलोडिंग भी स्टार्ट होती रहेगी, करती रहेगी, मतलब चलती रहेगी डाउनलोडिंग। लेकिन अगर हम यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स नहीं क्रिएट करते हैं, तब क्या होगा, हमारा जो डाउनलोडिंग है वो 10 सेकंड तक पूरा, मान लो 10 MB का या 50 MB का कुछ था, तो 10 सेकंड में पूरा 50 MB तक डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में 10 सेकंड के बाद में हमारी वीडियो प्ले होना शुरू होगी। आप सोचिए, आप यूट्यूब वीडियो को ओपन करिए और 10 सेकंड के बाद कोई वीडियो प्ले हो, कितना मतलब ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और अगर लंबा टास्क है तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो लेकिन अगर मल्टी थ्रेडिंग है तो तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। भले ही सिंगल कोर है, तब भी टाइम तो दोनों को कंप्लीट करने में उतना ही लगेगा। तो वही 10 सेकंड में हमारी आधी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, आधी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और हम उस टाइम पे अपना वीडियो देखते रहेंगे, फाइल डाउनलोड होती रहेगी, और फिर बाकी नेक्स्ट 10 सेकंड में हमारी पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और पूरी हमारी वीडियो भी लोड हो जाएगी, हम वो भी देख लेंगे। तो ये सब कुछ हमारा प्रोसेस करता है, प्रोसेस थ्रेड को क्रिएट करता है, अलग अलग थ्रेड से अलग अलग काम करवाता है, और इसको हम वर्कर थ्रेड भी बोलते हैं कि काम करवा रहा है ये। और Node.js में तो हम इसको वर्कर थ्रेड ही बोलते हैं। अभी हम यूज करेंगे तो देखेंगे, तो ये अलग अलग काम करवाएगा। ये सब थ्रेड क्या है, प्रोसेस का वर्कर है। हमारा मेन प्रोसेस है, उसका वर्कर है, ये उसका काम करने वाला है। वो बैठा रहेगा, देखेगा कि ये काम करे, कौन कौन सब काम करके आएंगे, देंगे कि देखो भाई काम हो गया ये। तो और अगर हमारे पास
मल्टीपल कोर्स हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। मल्टीपल कोर्स हैं अगर, तो अगर हम मल्टी थ्रेडिंग कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर देते हैं, तो ये काम हमारा 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। जबकि अगर हम पूरे प्रोसेस से करवाते तो एक प्रोसेस एक ही थ्रेड पे चलता, वो 10 सेकंड में एक काम करता, 10 सेकंड में दूसरा काम करता। तो अगर मल्टीपल कोर्स हैं तब तो मल्टी थ्रेडिंग बहुत ही सही है। और आज के टाइम पर सारे लैपटॉप्स में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, एक से ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं। कम से कम 4 थ्रेड या 8 थ्रेड होना बहुत ही कॉमन है। 6 थ्रेड मेरे लैपटॉप में है, तो 4 थ्रेड्स होना बहुत ही कॉमन है। और ये बहुत ज़्यादा महंगा लैपटॉप नहीं है। ये जो लैपटॉप है ना, आप देख लेना, ऑनर वाला लैपटॉप है ये कुछ 40-50 हज़ार का लैपटॉप है जिसमें ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो इसमें भी जब 12 कोर्स हैं, लॉजिकल कोर्स 12 हैं यहाँ पे, फिजिकल कोर्स 6 ही हैं, लॉजिकल 12 कोर्स हैं, तो हम 12 थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 12 थ्रेड्स क्रिएट करके पैरेलली 1/12 टाइम कर सकते हैं। यानी कि अगर 12 सेकंड लगना था तो 1 सेकंड में हम काम करवा सकते हैं। तो हम टास्क को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब हम थ्रेड्स देखते हैं कि कैसी दिखती हैं थ्रेड्स। टास्क मैनेजर ओपन करते हैं और ये नोड प्रोसेस रन हो रहा था। कहाँ से रन हो रहा था? 1 सेकेंड, ये यहाँ से अटका पड़ा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहीं से चल रहा था, तो ये बंद हो गया नोड का प्रोसेस। हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर हम कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लें। जैसे क्रोम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखो थ्रेड्स का कॉलम है, थ्रेड्स में 13 थ्रेड्स। अगर आप में थ्रेड्स का कॉलम नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट कॉलम्स करना है। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, नीचे 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 स्क्रॉल करना है, यहाँ पे थ्रेड्स का कॉलम मिलेगा। अगर ये टिक रहेगा तभी वहाँ थ्रेड्स दिखेगा, इसको टिक कर देना और यहाँ पे आपको थ्रेड्स देखना है। इसको आगे कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। तो इसको आगे कर लिया। यहाँ पे डिटेल्स वाले टैब में रहना है आपको थ्रेड्स दिखेंगे कोई भी। जैसे ये देखो, ये हमारा कोड यानी कि VS कोड का एक प्रोसेस है, ये 21 थ्रेड्स यूज कर रहा है। हमें ये थ्रेड की बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिख रही है, थ्रेड की आईडी भी नहीं दिख रही है। जैसे प्रोसेस की आईडी होती है वैसे थ्रेड की भी आईडी होती है, तो हम यहाँ पर नहीं देखते हैं, इसको बंद कर देते हैं। हम अपना ये वाला एप्लीकेशन ओपन करते हैं जिसका नाम है प्रोसेस इन्फॉर्मर। हाँ, प्रोसेस इन्फॉर्मर ही नाम है, प्रोसेस सिस्टम इन्फॉर्मर नाम है। प्रोसेस हैकर काफी कूल नाम था, इन्होंने नाम चेंज कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं भूल जाता हूँ इसका नाम। हैकर काफी सही नाम था, तो ये नया वर्जन है, इसका नाम चेंज कर दिए लोग। हाँ, मैं क्या देखने आया था? मैं थ्रेड्स देखने आया था। यहाँ पर थ्रेड्स तो दिख ही नहीं रही किसी कॉलम में, तो हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे थ्रेड्स ऐड करनी है। यहाँ पे चूज कॉलम्स, यहाँ पे थ्रेड्स नीचे मिलेगा, या फिर हम सर्च कर सकते हैं थ्रेड, ये थ्रेड्स, इसको क्लिक करके शो पे क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और ओके जैसे ही करेंगे यहाँ पे ऐड हो गया, ये यहाँ पे ऐड होके आ रहा है, ये देखो। तो ये हो गया है। और थ्रेड्स के अकॉर्डिंग भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम थ्रेड सिस्टम यूज कर रहा है, फिर यहाँ पे VS कोड है। और थ्रेड्स की हम, जैसे ये VS कोड है ना, 50 थ्रेड्स यूज कर रहा है, यहाँ पे 50 थ्रेड्स हैं। इसको एक बार हम ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने ये पेरेंट आईडी देखी थी। यहाँ पे एक मेरे मच्छर आ गया है, कोई कीड़ा है, इसको भगा देता हूँ मैं। हमने प्रोसेस आईडी देखी थी, यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस आईडी क्या होती है, पेरेंट प्रोसेस। तो प्रोसेस आईडी तो ये है। यहाँ पे हम थ्रेड्स वाले टैब में जाएंगे, ये जनरल टैब बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। हम थ्रेड्स वाले टैब में जाएंगे, हमें 50 जो थ्रेड्स ओपन हुई हैं, इसकी 50 थ्रेड और उसकी थ्रेड आईडी दिख रही है। अब इस पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो इसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके अंदर क्या है, ये क्या हो रहा है, लेकिन इतना हमें पता है कि ये एक थ्रेड है, ये चल रहा है। हम जब अपना Node.js का थ्रेड स्टार्ट करेंगे तो उसका डिटेल देखेंगे, क्या पता कुछ समझ आए थोड़ा सा। तो ये 50 की 50 थ्रेड यहाँ पे हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं क्या, कोई कम हो तो काउंट करें। ये तो 50 बहुत ज़्यादा है। ये MS Edge, इसको ओपन कर लेते हैं, इसकी 10 थ्रेड्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 थ्रेड हो गया।
क्योंकि एक पर तो ऑलरेडी था। जैसे एक मैंने किया तो जैसे एक ये तो हिल रहा है, एक मैंने किया तो ये 2 हो गया, 1 2, तो 10 थ्रेड्स यहाँ पे हैं और उन 10 थ्रेड्स की TID हमें दिख रही है। ये थ्रेड ID है यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना, ये TID, ये थ्रेड ID है। अब हमें एक्चुअल चीज करना है, मस्त चीज। मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, हम कुछ कोड लिखेंगे। हम Node.js स्टार्ट करेंगे और थ्रेड का यूज करके हम कुछ कोड लिखेंगे। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 5 होना चाहिए शायद। चैप्टर नंबर 5 या 4 है, 4 ही है, चैप्टर नंबर 4 है। यहां से मुझे कैसे दिख रहा है तो सेक्शन 1 का है। मैं इतना श्योर हो गया हूं वही देख के, यहाँ पे है थ्रेड। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सेक्शन 4 थ्रेड्स, ये लिखा है सेक्शन 4 में थ्रेड्स। कहाँ लिखा है थ्रेड्स? कहीं नहीं लिखा है। चैप्टर 4 में ये है थ्रेड, चैप्टर 4 है, तो उसके नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ, 04 थ्रेड्स। और इसके अंदर इसको हम VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं और ये वाला VS कोड हम बंद कर देते हैं। एक नया VS कोड यहाँ पे ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया। यहाँ पे हम app.js, index.js, server.js, जो भी नाम आपको देना है वो आप दे दीजिए। मैं app.js दे रहा हूँ। अब इसको मैं एक बार यहाँ पे एक नोड का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। अब प्रोसेस मतलब आपको पता है क्या होता है, हमने बहुत ही डिटेल में देखा प्रोसेस क्या होता है। जब भी मैं प्रोसेस स्टार्ट करना या प्रोसेस स्पॉन करना बोलूँगा, आपको स्पॉन करना भी पता है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस स्पॉन करेंगे Node.js का, ऐसे लिख के नोड। तो ये Node.js की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, स्पॉन हो गई है। हम यहाँ पर अगर आप अपने इसमें आगे देखें, मैं इसको वो बोलूँगा प्रोसेस हैकर में आके देखें node.exe, तो ये हमें नोड वाली प्रोसेस मिल गई है। और आप ये देखिए 14 थ्रेड्स, Node.js 14 थ्रेड्स बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा है, हमने कुछ किया भी नहीं, हमने तो इसमें कोई कोड भी नहीं रन किया है, ये तो केवल खाली पड़ा है, तब 14 थ्रेड्स है। अगर मैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो थ्रेड्स ऐसे ऐड करने से नहीं बढ़ती है, थ्रेड्स कुछ इंटेंसिव टास्क करने से बढ़ती है, या हम मैनुअली बढ़ा सकते हैं। अरे बढ़ गई थ्रेड, ये देखो मैंने ऐड किया, मुझे लगा था कि नहीं बढ़ेगी, अब बार बार ऐड करने से नहीं बढ़ेगी। बार बार ऐड सब्ट्रैक्ट करने से नहीं बढ़ेगी। ये देखो 14 ही है, तो जब तक हमने ये काम नहीं किया था तब तक 14 थ्रेड्स ही थी। इस काम को करने के लिए इसने एक और थ्रेड क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे मैं अगर कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करवाता हूँ तो बार बार ये थ्रेड अभी नहीं बढ़ेगी, 15 पे जाके रुकी है। आप अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हो तो हो सकता है 11 हो सकता है 15 हो सकता है 20 भी हो। ये बाय डिफॉल्ट Node.js की थ्रेड है। अभी हमने कोई कोड नहीं लिखा है, हम तो सीधा हम अपना कोड रन भी नहीं कर रहे हैं, हम केवल नोड को सीधा रन कर रहे हैं। नोड के अंदर हम नोड रेपल के अंदर हम ये कर रहे हैं। और ये 15 थ्रेड्स ये पहले ही स्टार्ट करके बैठा है और सबकी थ्रेड ID भी है। और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारा Node.js का इंटरनल थ्रेड है, इसमें से कोई भी थ्रेड हमने नहीं स्टार्ट किया, ये सारा Node.js का इंटरनल थ्रेड है। ठीक है, हम कैसे थ्रेड स्टार्ट कर सकते हैं? और थ्रेड स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम एक व्हाइल लूप या फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूं, मैं अपने कोड में लिखता हूं लेट i इक्वल टू 0 और ये फॉर लूप कंप्लीट होने देते हैं। इसके अंदर कुछ करेंगे नहीं हम, बस ये ऐसे ही रहेगा। और इसके अंदर कुछ प्रिंट करते हैं ताकि कुछ दिखे, कुछ तो दिखना चाहिए। और इसके अंदर इसका जो वैल्यू है ना, इसमें 10 डिजिट्स कर देंगे, तो 1 0 यानी कि ये 2 डिजिट हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हो गया। और हम यहाँ पे अगर console log i करवाएंगे तब तुम्हारा console एकदम से भर जाएगा। हम क्या console log करवाते हैं, हम एक कंडीशन लगा देते हैं इफ, ये देखो मेरा ये कोडियम एक्सटेंशन ऑलरेडी सजेशन दे रहा है, लेकिन हम इसको ऑफ कर देते हैं, हम अपना चीज यूज करेंगे। इसको डिसेबल कर देता हूँ, इसको मैंने इनेबल कर दिया था।
इसको मैं डिवाइड कर देता हूं इसके हाफ से, यानी कि यहां से मैं 10 हटा के 5 लिख दूंगा, 5। तो इसके हाफ से मैं डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि ये पूरा लूप जब चलेगा ना तो केवल 2 बार ही कुछ प्रिंट होगा। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे चलाएं node app.js, तो ये देखो केवल 2 बार ही प्रिंट हुआ है। एक बार जब i की वैल्यू 0 थी और एक बार जब इतनी थी उसकी आधी। तो 2 बार प्रिंट होगा तो हमारा कंसोल भरेगा नहीं। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा और ज़्यादा बार प्रिंट हो जाए तो इसको हम 4 कर सकते हैं। 4 में, वैसे 4 में देख लेते हैं, थोड़ा और 1-2 बार हो सकता है एक्स्ट्रा प्रिंट हो जाए। हाँ, 3 बार प्रिंट हो गया, तो बस इतना काफ़ी है। आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं। तो ये प्रिंट हो रहा है हमारा नंबर, और यहाँ पे मैं एक इस तरह से मैं प्रिंट कर देता हूँ रनिंग लूप 1, रनिंग लूप 1, और i की वैल्यू भी प्रिंट कर देते हैं i। तो ये हमारा एक लूप है हमारे इस क्या बोलते हैं Node.js के अंदर। एक लूप हम रन करवा रहे हैं और इसको कुछ टाइम लगेगा, कुछ आधा सेकेंड, 1 सेकेंड, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ये देखो, ये इतना लंबा लूप है, इसको कुछ टाइम लग रहा है। इसका हम टाइम भी प्रिंट करवाते हैं। हम यहाँ पे console.time करते हैं। console.time अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी देख लीजिए। console.time जहाँ से हमें टाइम को मेजर करना है, स्टार्ट करना है, वहाँ पे लिखना है, और जब एंड हो जाए तो हमें करना है console.time end। तो इसके अंदर कुछ नहीं डालना, ये ऑटोमेटिकली एंड टाइम बता देगा हमें। जब हमारा ये पूरा लूप एंड होगा ना तो ये बताएगा स्टार्ट से लेके एंड तक क्या टाइम था। लाइन नंबर 1 से कुछ नहीं प्रिंट होगा, लाइन नंबर 7 से प्रिंट होगा। यहाँ से टाइम को मेजर करना शुरू कर देगा। तो हम देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको। ये देखो 1.3 सेकेंड्स लगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच स्टार्ट करके वहां भी टाइम मेजर कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों में एक एक जीरो और बढ़ा दूं तो इसका टाइम 10 गुना बढ़ जाएगा। तो 1.3 जो सेकेंड था वो 13 सेकेंड्स हो जाएगा। देखते हैं, देखो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। इतना ज़्यादा टाइम तो मैं करूंगा नहीं तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। करते हैं वेट। वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये दूसरा वाला आ गया है। दूसरा ये लगभग 30 सेकेंड हो गया था। मुझे लगा था 13 सेकेंड्स लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। और जब ये टाइम लग रहा है ना, हम यहाँ पे प्रोसेस इसका देख सकते हैं। ये 8% के अकॉर्डिंग है। 8% के अकॉर्डिंग है। ये हमारा अकॉर्डिंग नहीं, अराउंड है। ये 8% के अराउंड है इसको जो क्या बोलते हैं CPU यूसेज। और ये चल रहा है अभी। और यहाँ पे अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखो, ये तीसरा वाला भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीसरा वाला हुआ वैसे ही तुरंत ही खत्म हो जाएगा। अभी ये लूप चलता जा रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू नहीं है। लास्ट वैल्यू कहाँ है? ये यहाँ तक है। ये देखो, ये 1 मिनट 23 सेकेंड लगा है। मैंने सोचा था 13 सेकेंड्स लगेगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा हो गया। मुझे लगा था 10 गुना टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ गया है इसका। अब इतना ज़्यादा हम करके टेस्ट नहीं करेंगे इसको। मैं एक एक जीरो हटा देता हूँ इन दोनों में से, और 1 सेकेंड जो लग रहा था वही हमारे लिए काफ़ी है। ये काफ़ी है। अब ये हमारा एक लूप 1 सेकेंड ले रहा है, तो ऐसे ही मैं अगर 3 लूप्स कर दूं, और इसका लूप 1, इसका नाम लूप 2, और इसका नाम लूप 3, मैंने 3 लूप्स कर दिए हैं। तो कितना टाइम लगेगा? इसका 3 गुना लगेगा। तो ये डेढ़ मिनट लगभग था, तो 3 और 4.5, लगभग 4.5 से 5, या मतलब 4.5 मिनट के सेकंड के अराउंड लगेगा ये पूरा खत्म होने में। तो लूप 1 चला, लूप 2 चला, लूप 3 चल रहा है। ये देखो लगभग 4.1 टाइम लगा है। अगर बार बार रन करेंगे तो थोड़ा टाइम चेंज होता रहेगा। 4.1 या 4 पॉइंट कुछ मिली सेकेंड्स लगेगा। ये देखो 4 मिली सेकेंड्स लगा। मिली सेकेंड्स में बोल रहा हूँ, लेकिन ये सेकेंड्स है। और अगर console.time को ना भी यूज करें, हम सीधा ऐसे ही काउंट करें अपने हाथ से ही, तो 1 2 3 4 5, मैं कुछ ज़्यादा ही काउंट कर रहा हूँ, ज़्यादा ही तेज। मैं थोड़ा नॉर्मल काउंट करता हूँ। 1 2
3 4, देखो लगभग 4 बोलते टाइम ये आ गया 3.5 सेकेंड्स में, 3.7 सेकेंड्स में। तो ये बार बार हम रन कर रहे हैं तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया शायद, उसीलिए थोड़ा ये तेज चल रहा है। तो ये हो गया। अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इसको 1 सेकेंड में कंप्लीट कर दें? वही जो एक लूप को 1.3 सेकेंड्स लगा था ना, तो 1.3 या 1.5 सेकेंड्स में कंप्लीट कर दें। ये आपका टास्क है। आप सोचिए कि ये तीनों लूप को हम 1 सेकेंड में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं, जो हमारी ड्राइंग थी, ये हमारा नोड का प्रोसेस है मेन। ये नोड, आप मान लीजिए कि ये नोड जेएस है। अब इसके पास 3 काम है। हम 3 लूप को 3 अलग अलग काम मान सकते हैं, 3 बहुत ही हैवी काम है, तो 3 अलग अलग काम हैं। अब हम इस काम को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके 3 अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। नोड जेएस का यूज करके हम थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास 12 कोर्स हैं, कोर्स की तो कमी ही नहीं है, 12 कोर्स हैं। ये लो, हमारा जो सीपीयू है इसमें तो 12 कोर्स हैं। तो हम 3 ही कोर्स रखते हैं, ज़्यादा क्लटरी हो जाएगा, या चलो 4 कोर्स रख देते हैं, या 6 रख देते हैं। 6 हमारे पास 6 वो लॉजिकल कोर्स हैं, लॉजिकल नहीं फिजिकल कोर्स हैं, तो 6 कोर्स में यहाँ पे रख देता हूँ। हमारे सीपीयू में बहुत ज़्यादा कोर्स हैं, कोर्स की तो कमी ही नहीं है। और हमारे पास जो काम है वो 3 ही काम है। तो ये हमारा नोड जेएस, अब आप इमेजिन करिए ये नोड जेएस है। ये अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं नोड जेएस लोगो मैं सीधा यहाँ से डाउनलोड करके लगा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से इमेजिन होगा फिर। अरे इतना टाइम लगाएगा, 1 सेकेंड। ये है नोड जेएस का लोगो और ये आ गया नोड जेएस। इसको हम कर देते हैं डिलीट, पीछे कर दिया। ये हमारा नोड जेएस है। अब इसके पास 3 काम है, 3 फॉर लूप्स हैं। इसको हम अलग अलग थ्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं, लेकिन एक बार फिर से रन करते हैं और जल्दी से उसको मॉनिटर करते हैं। हमें क्या क्या मॉनिटर करना है? एक तो सीपीयू यूसेज 8% के अराउंड रहेगा, वो देखना है, और थ्रेड काउंट कि कितना थ्रेड है उसमें, वो देखना है। तो ये देखो, ये कर दिया मैंने। सीपीयू यूसेज 8% है, थ्रेड काउंट 12 है। तो इस बार इसने 12 थ्रेड्स ही स्टार्ट किया है यहाँ पे। तो वो नोड जिसका बिहाइंड द सीन्स जो भी थ्रेड है अपने हिसाब से वो स्टार्ट करता है, यूज करता है। ये देखो, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये 12 है और ये 8% के अराउंड है, ये हमारा सीपीयू यूसेज। अब हम इसको अलग अलग थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे? पहले तो हम अलग अलग फाइल्स क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, a.js abc नाम का मैंने 3 फाइल क्रिएट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, एक लूप हम यहां से कट करेंगे, और हमें 3 की जरूरत भी नहीं है। हमें 2 की ही जरूरत है। हम चाहें तो एक को हम इसी में अपने मेन वाले थ्रेड में रन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम 3 ही कर देते हैं, 3 को अलग अलग में कर देते हैं। एक लूप यहां रख लिया, दूसरा लूप कट करके यहां रख लिया, तीसरा लूप कट करके यहां रख लिया। ये ठीक है। यहां पर मैं एक कंसोल लॉग कर देता हूं, ए स्टार्टेड, ए नहीं है तो सी है, सी फाइल स्टार्टेड, सी फाइल रन करना स्टार्ट हो चुकी है हमें, ताकि पता चले कि कौन सी फाइल रन करना शुरू की है। ये सी फाइल, ये तो बी फाइल है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइम मेजर करने के लिए हम अपना हाथ ही यूज करेंगे। हमने देखा था ना कि 1 2 3 4 ऐसे ही हम इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अलग अलग फाइल्स में कैसे मेजर करेंगे कौन सी कब स्टार्ट हो रही है, लेकिन कर सकते हैं, बाद में हम उसको भी कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे जो भी कोड लिखना है, आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप टाइप कर लीजिए, ज्यादा मुश्किल है नहीं। लिखता हूँ कॉन्स्ट, यह भी ऑटोमेटिक सजेशन दे देगा, वर्कर इक्वल टू
ये अंडरस्कोर है। मैं डैश और अंडरस्कोर में कंफ्यूज था कि डैश है कि अंडरस्कोर है, तो अब मैं डिसेबल कर देता हूँ, बस इतने के लिए काम था इसका, डिसेबल। तो वर्कर थ्रेड्स ये एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या होता है ये सब कुछ हम देखेंगे, कैसे ये काम कर रहा है ये सब कुछ हम देखेंगे। आप इतना कोड लिख लीजिए, बस आप ये समझ लीजिए कि हमने कुछ इंपोर्ट कर लिया, जैसे हम रिएक्ट में इंपोर्ट करते हैं वैसे हमने इंपोर्ट कर लिया है। ये वर्कर इसका नाम है, और हम इसको इसका यूज करके हम अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? न्यू वर्कर लिखेंगे और उसके अंदर हम अपनी ए फाइल का नाम दे देंगे, एक नया थ्रेड क्रिएट करेंगे, वहां पे बी का नाम दे देंगे, यहाँ पे सी का नाम। तो इस तरह से हम ये करने से हमारा 3 अलग अलग थ्रेड क्रिएट हो जाएगा और तीनों अलग अलग थ्रेड्स में हमारा ये कोड रन होगा। अब हम देखते हैं आउटपुट कैसा होता है, देखते हैं, इसको रन करते हैं। बस बहुत सिंपल सा कोड है, ज्यादा कुछ नहीं है। npm नहीं करना है, node app.js। आप देखना, मैं काउंट करूंगा 1 2 3, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको। 1 2, देखो 1 2 मैंने बोला, ये पूरा सारा प्रिंट हो गया। देखो तीनों लूप्स कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से करते हैं। तो लगभग एक लूप कितने टाइम में चलता था? एक लूप चलता था 1.3 सेकेंड्स में चलता था, लेकिन इस बार देखो 3 लूप्स, और तीनों लूप्स लगभग 4 सेकेंड्स में चलते थे। इस बार देखो 1 2, जैसे मैंने 2 बोला कंप्लीट हो गया। फिर से देखो 1 नहीं, 1 तो मैंने तुरंत बोल दिया, 1 थोड़ी देर बाद होगा। देखो 1 2 2 बोलते ही कंप्लीट हो जा रहा है, लगभग 1.5 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जा रहा है। 1.5 या उससे ज्यादा होगा, तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, लगभग 2 सेकेंड्स के अंदर ही ये कंप्लीट हो जा रहा है। वैसे 4 सेकेंड्स लग रहा था। अब ये तो एक ही 1.5 सेकेंड में हो रहा है, तो हम इसको मॉनिटर करने में मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं इसको साइड बाय साइड ओपन करके, क्योंकि वो तुरंत ही आएगा नोड का प्रोसेस और चला जाएगा। तो एक बार मैं इसको साइड बाय साइड करके करता हूं। अब ध्यान से देखना, अरे node app.js, आप ध्यान से देखना, मैं भी ध्यान से देख रहा हूं। 2 चीज देखना है हमें, एक तो सीपीयू का यूसेज और दूसरा थ्रेड्स, ये थ्रेड्स का काउंट। ये दोनों साइड बाय साइड में कर देता हूं। ये सीपीयू यूसेज और थ्रेड्स, पहले कितना थ्रेड्स आ रहा था? 12 थ्रेड्स आ रहा था, तो अभी 15 थ्रेड्स आनी चाहिए, क्योंकि हमने 3 एक्स्ट्रा थ्रेड्स बनाई हैं यहाँ से। और सीपीयू यूसेज 8.3% था, तो 8.3, 8 दूनी 16, 8 3 24, और 0.33 कितना हो जाएगा? लगभग 25% के अकॉर्डिंग, मैं अराउंड को अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बार बार। लगभग 25%, 24-25% के अराउंड हो जाएगा यूसेज। ये देखो 24.5, 15 थ्रेड्स दिखा ना, दिखा ध्यान से देख। ये देखो 15 थ्रेड्स, 24 पॉइंट समथिंग, 24.2। हमने मल्टी थ्रेडिंग कर लिया, नोड जिसके अंदर हमने मल्टी थ्रेडिंग कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये कैसे हो रहा है, ये एक वर्कर जो हमारा है, वर्कर यानी कि एक थ्रेड, ये 3 अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं। तो एक थ्रेड, एक यहाँ पे जिससे 3 थ्रेड हमने क्रिएट किया है, ये जो तीनों लाइन लिखी है ना, इनसे 3 थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं। इससे 3 थ्रेड, ये 3 थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं जो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। और ये तीनों थ्रेड्स, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, और एक यहाँ पे जा रहा है। या फिर आप जैसे चाहें, चाहे जिस थ्रेड में आपको रखना हो उसमें रख दीजिए। कोई भी 3 थ्रेड ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और तीनों साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, कंकरेंटली, साथ में, कंकरेंटली नहीं, पैरेलली। यहाँ पे कंकरेंट और पैरेलल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरेलली यहाँ पे रन हो रहे हैं। कंकरेंटली का मतलब क्या होता है पता है? कंकरेंट और पैरेलल में डिफरेंस मैं बता देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, ये हमारा जो सीपीयू है, ये 1 कोर का सीपीयू होता, ये 1 कोर का सीपीयू होता।
कंकरेंसी और पैरेललिज्म के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। ये एक काम करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि हमें मल्टीपल कोर वाला CPU भी चाहिए। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, इधर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर मेरे पास एक ही कोर होता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट। अगर मान लो हमारे पास एक ही कोर होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक लेक्चर रखना चाहिए मुझे, लेकिन मैंने लेक्चर नहीं रखा, तो आप समझ लीजिए कि एक नया चैप्टर है, समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कंकरेंसी और पैरेललिज्म, यहाँ पे कंकरेंसी, मैं यहाँ पे कंकरेंसी मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग गलत ना हो जाए, इसलिए थोड़ा लंबा वर्ड है, कितना एन है कितना आर है, ये थोड़ा डाउटफुल है डाउट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका कलर वाइट कर देते हैं। और पैरेललिज्म भी, इसको भी यहीं पे लिख लेता हूँ, कितना एल है, कितना और कहाँ पे एल है, पैरेललिज्म, ये पैरेललिज्म। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम सीखने जा रहे हैं। आप मान लीजिए कि ये एक अलग चैप्टर है, अरे ये डबल था इसीलिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी तक अगर आपने ध्यान से सुना है सारी बात को तो आप आराम से समझ जाएंगे। ये क्या था, कंकरेंसी था, कॉन्करेंसी मैंने बना दिया इसको। हाँ, तो अगर हमारे पास एक ही थ्रेड होता, हमने एग्जांपल लिया था कि हमारा ब्राउज़र है और वो डाउनलोड कर रहा है और वीडियो भी बफर करने के लिए लोड कर रहा है, तो ये क्या कर रहा था उस केस में, ये थोड़ा सा डाउनलोड कर रहा था, थोड़ा सा ये कर रहा था। तो ऐसे अगर हमारे पास नोड.जेएस के पास 3 प्रोसेस हैं, तीनों में अलग अलग काम है, तीनों में अलग अलग लूप हैं, तो ये क्या होगा, जब हम अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट कर लेंगे, जब अलग अलग थ्रेड्स नहीं क्रिएट करेंगे, सीधा वैसे ही करेंगे, तब तो चाहे हमारे पास 100 कोर हो चाहे 1 कोर हो, ये एक एक करके ही रन होगा। लेकिन अगर हमने थ्रेड्स क्रिएट कर लिए हैं तो क्या होगा, भले ही सिंगल कोर है लेकिन थोड़ा सा ये लूप आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा ये लूप आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा ये लूप आगे बढ़ेगा, एक कदम तुम चलो एक कदम हम चलें, ऐसे ही कर करके सब आगे बढ़ेंगे एक साथ। लेकिन इसको टाइम उतना ही लगेगा। इसको अगर 4 सेकंड लगना था इन तीनों को मिला के, हमने देखा था 4 सेकंड अगर लगना है तो 4 सेकंड ही लगेगा, बस थोड़ा थोड़ा करके सब आगे बढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं कंकरेंसी। ये क्या होती है, कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब होता है ये तीनों चीज रन हो रहे हैं लेकिन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस का मतलब होता है कि जस्ट डॉट टाइम। डॉट मतलब कि 1 सेकंड भी नहीं, 1 मिली सेकंड भी नहीं, 1 नैनो सेकंड भी नहीं, एक इंस्टेंस। समझ रहे हैं आप बात, जितना छोटा पॉसिबल टाइम हो सकता है उतना छोटा। तो एक इंस्टेंस पे ये एक ही रन होता है। लेकिन अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, अगर हम 1 सेकंड या 10 सेकंड या 5 सेकंड के रेंज में देखेंगे तो ये सारे प्रोसेसेस हजारों बार रन हो चुके हैं सारे, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे केवल एक ही रन होता है क्योंकि रन करने वाला ही एक है यहाँ पे। तो ये होती है कंकरेंसी। अगर हमने अपने एप्लीकेशन के अंदर कंकरेंसी अचीव की है या इंप्लीमेंट की है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करके। तो अगर हमने मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट किया है तो हमने कंकरेंसी अचीव कर लिया है, यानी कि हमने कंकरेंसी कर दी है तो हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव रहेगी। रिस्पॉन्सिव जैसे कि हमने यूट्यूब वाला एग्जांपल लिया था, यूट्यूब से वीडियो बफर हो रहा है और डाउनलोड भी हो रहा है, तो अगर हमने कंकरेंसी नहीं लगाई है, हमने मल्टीपल थ्रेड्स नहीं क्रिएट किए हैं, तब तो अटक जाएगा, या तो वीडियो ही डाउनलोड हो जाएगा, या तो वीडियो बफर ही हो जाएगा, या तो मतलब जो फाइल डाउनलोड हो रही थी वही डाउनलोड होगी, या तो वीडियो ही बफर होगा। तो वहां पे ब्लॉक हो जाता है, हमारा जो सिस्टम होता है, एप्लीकेशन होता है, ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जब हम कंकरेंसी कर देते हैं तो ब्लॉक नहीं होता है, रिस्पॉन्सिव होती है हमारी एप्लीकेशन। भले ही एक कोर है, भले ही ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस रहेगी वहां पे, हमारा प्रोग्राम अटकेगा नहीं, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा, ओवरऑल जो काम करने में है वो टाइम उतना ही लगेगा। तो कंकरेंसी फायदेमंद है, लेकिन पैरेललिज्म और भी ज्यादा फायदेमंद है। क्या है, जैसे अगर हमारे पास मल्टीपल कोर्स वाला सीपीयू होता तो कंकरेंसी के साथ साथ पैरेललिज्म भी आ जाता है। एक सेकेंड, मैं इसको सेलेक्ट करके पीछे कर देता हूं।
और अपना मल्टी कोर सीपीयू यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पे हमने मल्टी कोर सीपीयू लगा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे कंकरेंसी के साथ साथ पैरेललिज्म भी आ जाएगा, क्योंकि एक थ्रेड को 3 अलग अलग कोर्स रन कर रही हैं एक टाइम पर। एक इंस्टेंस पर 3 चीजें रन हो रही हैं। यहाँ पर एक इंस्टेंस पर 3 चीजें रन हो रही हैं। अगर किसी भी एक, कितना भी छोटा आप टाइम पे जाके देखेंगे तो 3 चीजें यहाँ पे आपको रन होती हुई मिलेंगी। तो ये होता है पैरेललिज्म, यानी कि पैरेलली ये तीनों चीजें रन हो रही हैं। अगर हमारे पास और भी थ्रेड्स होती, जैसे कि ये मान लो हमारे पास, मैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जैसे हमने देखा है 15 थ्रेड्स, 20 थ्रेड्स, बहुत ज़्यादा थ्रेड्स होती हैं, तो इसमें मैं 9 थ्रेड्स क्रिएट कर देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास 6 कोर्स ही हैं। मान लो हमारे लैपटॉप में, वैसे तो अभी इस लैपटॉप में तो 12 कोर्स हैं, लेकिन ऐसा लैपटॉप है या ऐसा सिस्टम है जहाँ पे 6 कोर्स ही हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये सारा एक एक ऑक्यूपाई कर लेगा, सब एक एक ऑक्यूपाई कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे टंग ट्विस्टर लग रहा है। सब एक एक कोर को ऑक्यूपाई कर लेंगे, सारे थ्रेड्स एक एक कोर को ऑक्यूपाई कर लिए। अब इसको तो टाइम ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि कोई भी थ्रेड हो या कोई भी प्रोसेस हो, उसको पूरे टाइम वहां पे नहीं रखा जाता, उसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। हमने देखा था, ये वहां जाएगा, यहां आएगा, मतलब जाता आता रहेगा, ये ऐसे ही आता जाता रहेगा, ऐसे आता जाता रहेगा। तो ये थोड़ा सा चल के ये इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, ये चला जाएगा, फिर ये चल के इधर आ जाएगा, मतलब कोई दूसरा आ जाएगा इधर। मैं पूरा प्रोसेसर ही इधर उठा ला रहा हूँ। तो ये कहीं इधर आ गया तो इसको टाइम मिल गया, या किसी और को टाइम मिल गया, कोई दूसरा चला जाएगा। लेकिन एक बार में यहाँ पे 6 चीजें रन हो रही होंगी। अगर हमारे पास 6 कोर्स हैं और 6 थ्रेड्स हैं या उससे ज्यादा हैं, तो एक बार में 6 चीजें रन हो रही होंगी। अब इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अलग अलग थ्रेड्स को अगर मैं अलग अलग रंग से रिप्रेजेंट करता तो ज्यादा सही रहता, लेकिन आप समझ लीजिए कि ऐसा ही कुछ है। ये थ्रेड तो मेरा इसके नीचे चला गया है, इसको और नीचे भेजना है मुझे। हाँ, अब ये मेरा थ्रेड ऊपर आ गया, नहीं आया ये। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 6 थ्रेड्स पैरेलली चल रही हैं, लेकिन 9 थ्रेड्स कंकरेंसी में चल रही हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? 9 थ्रेड्स कंकरेंटली चल रही हैं, लेकिन 6 थ्रेड्स पैरेलली चल रही हैं। ये डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से मल्टी थ्रेडिंग, कंकरेंसी और पैरेललिज्म ये सब काम करता है, और इसी के कारण हमारी एप्लीकेशंस काफ़ी फास्ट होती हैं। कई सारी एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। आपने देखा, अगर एक कोर हो तब भी वो कई सारी एप्लीकेशंस को रन कर सकता है, और हमारे पास तो कई सारी कोर्स हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि Node.js सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड। सिंपल सी बात है, मल्टी थ्रेडेड है। Node.js के अंदर हम मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को कि Node.js सिंगल थ्रेडेड है। Node.js सिंगल थ्रेडेड नहीं है, Node.js मल्टी थ्रेडेड है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में बात कर सकते हैं। हम मेन थ्रेड से, हमारा मेन थ्रेड है, मेन एप्लीकेशन है, इससे हम अलग अलग थ्रेड्स को हम कम्युनिकेशन भेज सकते हैं, कुछ ना कुछ हम डेटा सेंड रिसीव कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, जब इस वर्कर थ्रेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब वो सारी चीजें देखेंगे। और हमने ABC नाम दिया है, इसका नाम वर्कर हम देते हैं ज़्यादातर। अगर हमारी कोई वर्कर थ्रेड होती है ना, उसका नाम वर्कर देते हैं ये। लेकिन मैंने ABC ऐसे दे दिया ताकि आपको पता रहे कि वर्कर नाम में कुछ खास नहीं है। वर्कर नाम में कोई खास बात नहीं है, हमारे इस वर्कर में खास बात है जो हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो Node.js एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि 2019 से पहले इसमें ये वर्कर थ्रेड्स मॉड्यूल का इंटीग्रेशन नहीं था। अगर हम सर्च करें कि वर्कर थ्रेड्स मॉड्यूल कब इंप्लीमेंट हुआ है यहाँ पे, Node.js when, अरे यहाँ पे लिखते हैं when worker threads module, इसको मॉड्यूल बोलते हैं, मॉड्यूल came
इन Node.js। अगर हम ये सर्च करें तो यहां पर नहीं दिखा रहा, ये देखो, ये इंट्रोड्यूस हुआ था Node.js के वर्जन 10 में, और ये वर्जन 10 में मतलब ये एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन फिर स्टेबल रिलीज में वर्जन 10 2018 में आया था, लेकिन स्टेबल रिलीज 2019 में आया है। यानी कि अभी इसको आया, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2024 के अक्टूबर महीने में, अक्टूबर में नहीं, अगस्त और अक्टूबर में मैं कंफ्यूज रहता हूँ, तो अगस्त के महीने में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो अभी 5 साल हुआ है इसको आए। तो इसके पहले 2019 के पहले मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल नहीं थी, लेकिन जो Node.js से बिहाइंड द सीन्स मल्टी थ्रेडिंग यूज करता था, एज ए डेवलपर हम इसमें मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन अब 2019 के बाद ये ट्रूली मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, हम प्रॉपरली मल्टी थ्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। और ये मिसकॉन्सेप्शन अभी भी ऐसे डेवलपर्स को है जिन्होंने ये चीज़ एक्सप्लोर नहीं की है, जिन्होंने पहले का पढ़ा हुआ है, तो उनको लगता है कि हाँ इसमें मल्टी थ्रेड नहीं हो सकती है, तो सिंगल थ्रेडेड है। लेकिन ऐसे ही सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जब तक हम मल्टीपल थ्रेड्स नहीं क्रिएट करते हैं अपने कोड से, तब तक सिंगल थ्रेड में ही काम करती हैं, कोई भी लैंग्वेज हो। वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी, इसमें क्या अलग बात है, यहाँ पे हम मल्टीपल थ्रेड जब चाहेंगे तब क्रिएट कर लेंगे ऐसे ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्रेड्स समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो फिर बताना, कुछ और उपाय करेंगे, कोई और वीडियो बनाएंगे, कुछ और करेंगे, कुछ और तरीके से समझाएंगे। लेकिन मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको थ्रेड्स समझ में आ गया होगा। हमने थ्रेड्स देख के भी देख लिया। अच्छा चलो और थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं थ्रेड्स को। मैं ये वीडियो ख़त्म करने वाला था, मैं इसका टाइम बढ़ा देता हूँ, इन सब का टाइम थोड़ा और 1-1 0 ऐड कर देता हूँ सब में। अब ये 4-5 मिनट या कुछ 1-2 मिनट लगा था ऐसे करके करने में, लेकिन अब हमें उसका 3 गुना कम टाइम लगेगा, क्योंकि हमने 3 गुना वो कर लिया है। हाँ, इसमें हमें अभी परफॉर्मेंस वाला डिफरेंस दिखेगा, ये वाला भी हम टेस्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ हम आके ये चीज़ देखते हैं, अपना थ्रेड्स, ये 8 3 24% है, 24%, और ये 15 थ्रेड्स हैं यहाँ पे, 15 थ्रेड्स, हाँ 15 थ्रेड्स हैं। और ये सारी थ्रेड्स तीनों हमारी CPU टाइम ले रही हैं। यहाँ पे देखो CPU ये 7%, ये 7%, और ये देखो थोड़ा सा आया था ये कुछ प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे जो एक साइकिल कंप्लीट हुआ ना, एक साइकिल यानी कि जब वो इफ कंडीशन ट्रू हुई तो आया। फिर से ये थ्रेड्स चल रही हैं हमारी थ्रेड्स, ये चीज़ें हमें देखनी थी। और इसके अंदर ये कोड तो चलता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कुछ तो है, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा है ये क्या है। लेकिन ये जो हमारी तीनों थ्रेड्स हैं वो पैरेलली चल रही हैं। ये 8% लगभग, ये 8%, ये 8%, तो 8 3 24, ये लगभग 7% यूज़ कर रहा है, तो 7 3 21, ये 21 अभी आ रहा है। और ये 12 थ्रेड्स हो गई हैं, यानी कि कुछ थ्रेड्स Node.js अपना थ्रेड कम कर दिया है यहाँ पे, नहीं तो 15 थ्रेड्स रहती, हमारी थ्रेड्स नहीं कम हुई हैं, हमारी थ्रेड्स यहाँ पे हैं, और ये भी चल रहा है। अभी हम देखते हैं कितना टाइम लगता है। लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है कितना टाइम लगा था, लेकिन आई एम श्योर कि उसका 1/3 टाइम ही लगेगा इस बार। तो वेट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं और कुछ डेटा दिखता है क्या। साइज, चूज कॉलम्स, यहाँ पर हम वो करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। अरे वाह सही है, मिल गया। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस देखते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट स्विचेस कितने हुए हैं। ओके, अरे ये कंप्लीट हो गया, और ये आई एम श्योर कि काफ़ी कम टाइम में कंप्लीट हुआ है। आई एम श्योर क्या मतलब, ये कम टाइम में कंप्लीट हुआ है। आप टेस्ट कर लेना, आप टाइमर लगा के या कुछ लगा के टेस्ट कर लेना। और एक बार मैं फिर से रन करता हूँ और इसके कॉन्टेक्स्ट स्विचेस देखते हैं कि कितना होता है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचेस को आगे कर लेते हैं। अरे ये प्रोसेस तो खत्म ही हो गया है। हम ये एक बार बंद हो जाता है ना, तो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हैं, ये देखो, ये 7000 स्विचेस, 8000 स्विचेस, तो इतने सारे स्विचेस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से काम करता है ये। अगर हम चाहें तो हम इसका टाइम मेजर कर सकते हैं। चलो मैं इसको लास्ट टाइम वाला टाइम तो मुझे याद नहीं है, इसका टाइम हम मेजर करते हैं।
यहाँ पर हम स्टार्ट इसमें डाल देते हैं console डॉट टाइम, बस हम केवल एक में ही डालेंगे और वो हमें सबका दे देगा, हमें सबके लिए नहीं लगाना है टाइम एंड, क्योंकि सब एक ही साथ कंप्लीट हो रहे हैं ना, एक ही साथ शुरू हो रहे हैं, एक ही साथ कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमें सबका टाइम एक ही बार में मिल जाएगा। इसको चलने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगाता है ये। लास्ट टाइम ये लगभग 1.5 मिनट के अराउंड लगाया था, जितना मुझे याद है 1 मिनट 20-25 सेकेंड लगाया था। इस बार देखते हैं कितना टाइम लगाता है ये सारा हमारा थ्रेड चल रहा है, ये सब थ्रेड की आईडी है, और चलने देते हैं इसको। ये एक यहाँ आ गया, ये जंप होता रहता है ऊपर नीचे, छठी आईडी के अकॉर्डिंग मैंने सॉर्ट कर दिया इसको, इसीलिए हम CPU यूसेज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम 4 मिनट लगा था क्या, मतलब मुझे याद नहीं है, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे कितना लगा था लास्ट टाइम। एक बार उसको भी मेजर कर लेंगे, अभी करके हम 3 लूप लगा के मेजर भी कर लेंगे उसको। ये खत्म हो गया है, और इस बार 1 मिनट 44 सेकेंड्स, और लास्ट टाइम मुझे केवल एक लूप, मुझे जितना याद है केवल एक लूप को इतना टाइम लगा था लगभग। हाँ, लास्ट टाइम हमने 3 लूप्स नहीं लगाया था। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपना वर्कर हटा देते हैं और ये 3 लूप लगाते हैं, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, और 3 लूप लगाएंगे तो इसका 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। लगभग 2 मिनट है तो ये 6 मिनट लगेगा। मैं वीडियो को पॉज नहीं, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको 6 मिनट तक वेट ना करना पड़े, इस कोड की ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं 3 बार डुप्लीकेट कर दूंगा, ये 3 बार हो गया है, ये 3 बार है। अभी एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को, Node.js को। ये स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर अगर हम आके देखें तो ये हमारा Node.js का प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए, आप केवल एक ही थ्रेड काम कर रहा है और 8% ही ये CPU यूज कर रहा है। हमारे पास तो और CPU तमाम पड़ा है खाली। अगर हम खाली CPU देखें, इसको बंद कर दें हम, तो आइडल CPU कितना है 67। आइडल CPU, यहाँ पे आइडल CPU नहीं दिखा रहा है, सिस्टम आइडल पहले दिखाया था, कहाँ पे आइडल दिखेगा, मैं वहाँ पे जाके देख लेता हूँ, क्या नाम है उसका, टास्क मैनेजर। आइडल CPU या CPU यूसेज हम देख लेते हैं, उसी से हमें टोटल CPU यूसेज 74% है, 60% है, तो 40% या 35% ये, या लगभग 40% ये खाली पड़ा है हमारा CPU, और ये केवल 8% ही यूज कर रहा है हमारा Node.js वाला प्रोसेस। ये Node.js वाला प्रोसेस केवल 8% यूज कर रहा है। यानी कि जब हमने थ्रेड्स बनाया था, exe इसका नाम है, तो जब हमने थ्रेड्स बनाया था तो ये 26% यूज कर रहा था, अभी ये 80% यूज कर रहा है, तो 8 त्रिक 24, यानी कि 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 मिनट 40 सेकेंड लगा था, तो उसका 3 गुना 3, और फिर 40, 4 3 12, तो 1 मिनट 20 सेकेंड, तो 4 मिनट 20 सेकेंड के अराउंड लगेगा लगभग। ये लगभग 4 मिनट 20 सेकेंड के अराउंड लगेगा। मैंने कैसे ऐड किया है, मैंने गलत ऐड किया है। 1 मिनट 4 नहीं, 5 मिनट 20 सेकेंड लगेगा, लगभग 5 मिनट 20 सेकेंड लगेगा ये पूरा। तो वेट करते हैं, अभी ये टाइम वाला हमें दे देगा, टाइम वाला हमें ये प्रिंट करवा के देगा, जबकि हमें जो हमने तीनों लूप्स को चलाया था, आपने देखा था ना, तीनों लूप्स को चलाया था तो 1 मिनट लगा था। अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। हमारा ये लूप अब कंप्लीट हो चुका है और इसको लगा है 4 मिनट 7 सेकेंड, और मैंने कितना गेस किया था, 5 मिनट 20 सेकेंड, और मैंने गलत गेस किया था, गलत उसको ऐड ही किया था। एक लूप को हमने देखा था कि जब हमने पैरेलली रन किया था तो 1 मिनट 40 सेकेंड लगा था, उसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सेकेंड आएगा। मैंने जो 120 सेकेंड होता है ना, उसको मैंने जोड़ लिया कि 1 मिनट 20 सेकेंड, इसीलिए 5 मिनट 20 सेकेंड मैंने बोल दिया था, लेकिन 5 मिनट होगा, लेकिन तो 4 मिनट ही आया,
5 मिनट 4 मिनट 7 सेकंड ही आया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है जब हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करते हैं ना, तो थ्रेड को अपने पेरेंट प्रोसेस से बात करनी होती है, कम्युनिकेशन करना होता है, तो उस कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अभी यहाँ पर ये जो हमारा जो प्रोसेस है, ये हमारा मेन प्रोसेस है और इसको किसी और से कम्युनिकेट नहीं करनी है। ये जो हमारा थ्रेड होता है ये हमारे मेन प्रोसेस का वो लेता है, मेमोरी लेता है, और इससे मतलब मेमोरी देने लेने में, लेन देन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसीलिए हमारा जो कैलकुलेशन था थोड़ा सा ज़्यादा था कंपेयर टू जो अभी आया है 4 मिनट 7 सेकंड। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था ना, ये इसकी मेमोरी है, तो इसी की मेमोरी को ये यूज़ करेगा। ये पहले इसकी मेमोरी में राइट करेगा, फिर ये रीड करके हमें आउटपुट देगा। तो इसका जो आउटपुट होता है हमें मेन थ्रेड से ही मिलता है। तो ये थोड़ा सा इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है, इसीलिए ये मतलब थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए, इसको 4 मिनट लगा है और इसको 1 मिनट 40 सेकंड लगा है। इन तीनों को मतलब जब हम तीनों पैरेलल में रन किए थे तो सीधा सीधा 2 मिनट, ये टाइम को कैलकुलेट करने में जो 60 का वो कर दिए हैं लोग ना, थोड़ा दिक्कत होती है कैलकुलेट करने में। तो 4 में से अगर हम घटाते हैं, 4 मिनट में से अगर हम 1 मिनट 40 सेकंड घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड ही मिलेगा और 2 मिनट 20 सेकंड का टाइम हम बचा लेंगे। और 2 मिनट बहुत ज़्यादा होता है एप्लीकेशन के। मान लो हमें कुछ वीडियो प्रोसेसिंग करनी है, कुछ कंप्रेशन करना है ना, कुछ हमें वीडियो को ऑप्टिमाइज करना है। अगर हम मल्टीपल थ्रेड्स में काम कर पाएँ, काम को डिवाइड करके कि ऑडियो को अलग प्रोसेस कर रहे हैं अलग थ्रेड में, वीडियो को अलग प्रोसेस कर रहे हैं अलग थ्रेड में, तो हमारा टाइम कितना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा आप सोचिए। तो इसीलिए मल्टी थ्रेडिंग आना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। पहले तो आपको पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए कि मल्टी थ्रेडिंग होती है कुछ और हो सकती है। आपको ये डिफरेंस आप आज दिख गया, मैंने दिखा दिया आपको, तो आपको ये जीवन भर याद रहेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है और हम मल्टी थ्रेड का यूज़ करके, मल्टीपल थ्रेड का अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप बताना, कुछ और तरीका यूज़ करेंगे, कुछ करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं हर एक वीडियो में, ना तो कोर्स में ना तो यूट्यूब में, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप शेयर करिए या लोगों के साथ शेयर करिए, बताइए। मुझे शेयर करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए। इस कोर्स के बारे में लोगों को बताइए। ये इतना अफोर्डेबल और इतना इन डेप्थ कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूबर के पास कहीं भी नहीं। मतलब इतना डिटेल, इतना अच्छा कोर्स और इतना अफोर्डेबल कोर्स। ये इसमें केवल मेरा ही फ़ायदा नहीं है, आप शेयर करेंगे तो मेरा तो फ़ायदा होगा ही उसमें, मतलब ऑब्वियस बात है, ज़्यादा बच्चे खरीदेंगे, मेरा भी फ़ायदा होगा, लेकिन उन बच्चों का भी फ़ायदा होगा ना, उन बच्चों का भी फ़ायदा होगा जो कि इससे सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक का ही फ़ायदा हो सकता है, दोनों का फ़ायदा हो सकता है। आप इसको शेयर करिए, मेरा भी फ़ायदा होगा और जो बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं उनका भी फ़ायदा होगा। महंगे कोर्सेज खरीदने से बच जाएंगे और चीज़ों को डिटेल में सीख पाएंगे। और आप लिंक्डइन पे शेयर करिए। आप जो भी नया चीज़ सीखते हैं ना, उसको लिंक्डइन पर, ट्विटर पर शेयर करिए, मुझे टैग करिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के अगर आपने कुछ नया सीखा है यहाँ से। और जब आप नया शेयर करते हैं, जैसे इस कोर्स में मैं बहुत कुछ नया सिखाऊंगा आपको, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी, किसी कोर्स में नहीं मिलेंगी, किसी बुक में नहीं मिलेंगी, किसी ब्लॉग आर्टिकल डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो जो भी नई चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पे सीखने को, आप उसको शेयर करिए। मैं हर वीडियो में नहीं बोलूँगा, मैं बहुत रेयरली बोलता हूँ। उसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, ताकि हम लोग और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। बहुत ज़्यादा बहुत लोगों की हेल्प हो पाएगी। जब हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तो ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे। और बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप कोर्सेज देखते रहिए। और बहुत मेहनत लगती है ऐसे लेक्चर्स बनाने में, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है ये सारा कुछ करने में। तो ठीक है, बस यही सारी बातें करनी थी। और
Node.js बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, मजा आएगा। ठीक है, ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।